रंजपुर में जगमोहन अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा नीरव और बेटी दिव्या थी। वो दोनों भाई बहन में बचपन से ही बड़ा प्यार था। वो दोनों साथ मिलजुल कर रहते थे। दोनों भाई बहन की ग्रेजुएशन पूरी होते ही वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगे थे। धीरे धीरे समय बीतता और अब दिव्या के लिए घर वालों ने लड़का देखना शुरू कर दिया। काफी खोजबीन के बाद दिव्या के लिए आकाश नाम का एक अच्छा शरीफ लड़का मिल जाता है। लड़का तो बड़ा ही समझदार लगता है और दिखने में भी अच्छा है। तुम्हारा क्या ख्याल है दिव्या? दिव्या शर्मा कर चली जाती है। सबको उसका जवाब मिल जाता है। फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। दिव्या के ससुराल में उसकी सास ससुर नहीं थे, जिस कारण आते ही घर की सारी जिम्मेदारी उसने संभाल ली। इधर आकाश सारा दिन ऑफिस में काम करता और वहीं दिव्या घर संभालती और छुट्टी वाले दिन दोनों मिलकर बाहर घूमने जाते। कुछ समय बाद दिव्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके आने से उनके परिवार में खुशियां और भी ज्यादा हो गई। लेकिन फिर एक रोज आकाश की अचानक नौकरी चली जाती है और काफी ढूंढने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी, अब क्या होगा? घर चलाने के लिए अब हमें अपनी सेविंग तोड़नी पड़ रही है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तो सारी सेविंग्स ही खत्म हो जाएंगी। तुम देख तो रही हो दिव्या, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। मैं अपने भाई नीरव से इस बारे में बात करती हूँ, अब वही हमारी मदद कर सकता है। दिव्या नीरव को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है। सच में भाई, हम बड़े परेशान हैं। काफी समय हो गया है इनको नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। डोंट वरी दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीजा जी की नौकरी लग जाए। आप परेशान ना होना। ये कहकर नीरव फोन रख देता है और अगले दिन अपने बॉस की कंपनी में बात करता है, लेकिन वहां कोई वैकेंसी खाली नहीं होती। फिर वो अपने दोस्तों को फोन करता है, लेकिन कहीं से बात नहीं बनती और आखिर में नीरव दिव्या को फोन करके बताता है, दीदी मैंने जीजा के लिए कई जगह बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। वो क्या है ना, इस वक्त कहीं भी नौकरी नहीं है। अच्छा, अब इन्हें मजबूरन ही कोई छोटा मोटा मजदूरी का काम ही करना पड़ेगा। वैसे दीदी, अगर किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हुई तो आप बिल्कुल भी मत शर्माना, आप मुझे बेझिझक कहना। अब आकाश को मजबूरन ही फैक्ट्री में मजदूरी का काम करना पड़ता, लेकिन उसकी सैलरी कुछ ज्यादा नहीं होती, जिससे बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल रहा था। उधर नीरव का प्रमोशन हो जाता है और अब उसकी माँ नीरव के लिए लड़की देखने लगी। फिर एक अमीर घर की लड़की शिवानिया को नीरव पसंद आ जाता और वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। दहेज में नीरव को 60 लाख रुपए और एक गाड़ी और जरूरत का सारा सामान मिलता है। शादी के कुछ समय बाद एक रोज दिव्या नीरव को फोन करती है, भैया आकाशी को बहुत कर्ज हो गया। वो फैक्ट्री में ओवर टाइम करके भी इतना नहीं कमा रहे, मुश्किल से 13,000 ही बन पा रहे हैं और अब तो मेरा घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। क्या तुम मुझे 25,000 रुपए उधार दे सकते हो? दीदी मैं कुछ देर में ही तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपए डलवा दूंगा। थैंक यू भाई, एक तुम ही हो जो बुरे समय में हमारी मदद कर रहे हो और एक इनके सभी रिश्तेदारों ने हम सबसे मुंह फेर लिया है। जब ये अच्छा कमाते थे तो सभी रिश्तेदार इनके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अब तो इनको कोई भी नहीं पूछता। दीदी आपको जब भी पैसे चाहिए होंगे आप बस मुझे बता दें। जबकि पीछे खड़ी उसकी पत्नी शिवानिया को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहती थी कि नीरव दहेज में मिले पैसे या अपनी सैलरी में से अपनी बहन को कुछ दे। फिर वो नीरव से कलेश करना शुरू कर देती है। आखिर जरूरत क्या है तुम्हें अपनी बहन को पैसे देने की? जब देखो हर बार उसका एक ही रोना लगा रहता है। मुझे तो लगता है वो ये सब झूठ मूठ का नाटक करती है ताकि तुम उस पर तरस खाकर उसको पैसे देते रहो। अच्छे से जानती हूँ उनकी नजर 60 लाख रुपए पे है। तुम अपनी जबान पर लगाम लगाओ। जीजा जी की नौकरी जाने के बाद उनकी हालत खराब हो गई, इसीलिए वो मुझसे मदद मांगती है और अगर ऐसे में मैं उनके काम नहीं आ सकता तो मेरा भाई होना ही गलत है। तुम ना सच में बड़े ही भोले हो। अरे तुम्हें अपनी बहन की चालाकी समझ क्यों नहीं आती? वो बस तुम्हें लूट रही है। तुम्हें ये सब बोलने से पहले मेरी बहन के बारे में 4 बार सोचना चाहिए। और हाँ, मैं उन्हें पैसे दहेज में मिले पैसों से नहीं दे रहा, बल्कि अपनी सैलरी से देता हूँ। अब तुम अपने काम से काम रखो और इन सब में ना ही पड़ो तो बेहतर होगा। नीरव शिवानिया की बातों को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दिव्या आकाश और प्रिया के साथ मायके आती है।
दिव्या तो अपनी भाभी से अच्छे से बात करती है, लेकिन शिवानिया उससे उखड़ी उखड़ी रहती है। कुछ देर बाद शिवानिया सबके लिए नाश्ता बनाती है और सब नाश्ता कर ही रहे होते हैं। आकाश की प्लेट में रखे 3 पराठे वो खा चुका था। एक और पराठा लेने के लिए जैसे ही वो प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी शिवानिया गुस्से में बोलती है, मैंने आपके लिए 3 पराठे बनाए थे जो आप खा चुके हैं। अब ये पराठे नीरव के लिए हैं, वो आकर इन्हें खाएंगे। अब आप इन्हें हाथ मत लगाइए। ये सुनकर आकाश शर्मिंदा हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, अगर मेरी प्लेट में भी पराठा कम पड़ जाएगा और मेरा और खाने का मन हो तो क्या तू मुझे भी ऐसे ही मना कर देगी? और नहीं माँ जी, मैं आपके लिए और बना दूंगी। तो फिर तुमने दामाद जी से ऐसे क्यों कहा? हमारे मेहमान है वो। हाँ, अब नीरव के लिए तुम 2 पराठे और लगा दो। सासू माँ, पराठे सच में बहुत अच्छे बने थे, इसलिए मेरा और खाने का मन था। लेकिन अब मेरा पेट भर गया है, मुझे नहीं खाना। अब बेटा, मैं शिवानिया की तरफ से माफी मांगती हूँ। अब तुम ये पराठे खा लो ना। अपनी सास के बार बार कहने पर आकाश वो पराठे खा लेता। उधर शिवानिया गुस्से में रसोई में बर्तन फेंकने लगती है। तभी नीरव बाहर आता है। माँ, ये रसोई में बर्तन फटकने की आवाज क्यों आ रही है? आपने शिवानिया से कुछ कहा है क्या? अरे नहीं भाई, वो क्या है ना, भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए वो गुस्से में है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। दिव्या कोई भी बात नीरव तक नहीं आने देती, लेकिन शिवानिया की ये बात आकाश के दिल पर लग चुकी थी और उसने दिव्या से वापस घर चलने के लिए कहा। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। दिव्या, हमारे यहाँ रहने से शिवानिया का काम बढ़ गया। दिव्या चलो, वापस चलते हैं। वो दोनों वापस अपने घर आते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि पैसे की कीमत है। अब उन दोनों ने दिन रात मेहनत करके अपने लिए नौकरी ढूंढी और अब उन्हें बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब आकाश के साथ साथ दिव्या भी नौकरी करने लगी। फिर धीरे धीरे उनके हालात भी ठीक होने लगे और अब वो लोग भी अपना जीवन खुशी से जीने लगे। दिनेश नाम का एक गरीब आदमी ढोलकपुर गांव में रहता था। वो जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था। दिनेश और उसकी पत्नी नीलम मिलकर बहुत मेहनत किया करते थे। फिर भी इन दोनों की गरीबी दूर नहीं हो रही थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रितु था। उनके पड़ोस में श्वेता नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका कोई नहीं था, इसीलिए नीलम और दिनेश उसकी खूब सेवा करते थे। दिनेश बेटा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस कुकर के। ये तुम ले लो। आप कैसी बात कर रही हो? सेवा बदले में कुछ लेने के लिए थोड़ी ना की जाती है, और ये कुकर हम नहीं ले सकते। ले लो बेटा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम इस कुकर का इस्तेमाल करोगे, इससे पहले ऐसा कहना, सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर चल और मेरे मन का खाना दे। ऐसा क्यों काकी? बेटा, मुझे ये कुकर एक बाबा ने दिया था और कहा था कि जब भी तुम बेसहारा इंसान की मदद करोगे, तब ये कुकर अपना चमत्कार दिखाएगा। लेकिन मैंने कभी किसी बेसहारा इंसान की मदद ही नहीं की। अब ये कुकर तुम ले जाना, फिर जब तुम किसी की मदद करोगे ना, तो ये कुकर अपना चमत्कार दिखाएगा। इतना कहते ही श्वेता चल बसी। दिनेश और नीलम ने उस कुकर को श्वेता की निशानी समझकर रख ली। नीलम रोज की ही तरह आज भी अपने बर्तनों में खाना पकाने लगी। उसे कुकर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए और बरसात का मौसम आ गया। हल्की फुल्की बारिश में दिनेश जंगल से लकड़ियां काट कर ले आता था, लेकिन एक बार 5 दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से दिनेश लकड़ियां लाने नहीं जा सका और उसकी आमदनी रुक गई, जिससे घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। जिससे दिनेश परेशान होकर बोला, नीलम, अब मुझे जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाना ही होगा। ऐसा ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? हाँ, वो तो तुम सही कह रहे हो।
लेकिन इतनी बारिश में जंगल कैसे जाओगे? और अगर चले भी गए तो इन गीली लकड़ियों का क्या करोगे? इसकी कोई कीमत नहीं मिलेगी। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर हम तो भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी बेटी का क्या होगा? ये हमारे कैसे दिन आ गए हैं? हमारी बेटी कब से भूखी है। अब मैं इसको खाने के लिए क्या दूं? तभी दिनेश के दिल में ख्याल आता है, क्यों ना मैं नदी में जाकर मछलियां पकड़ कर लाऊं और उन्हें बाजार में जाकर बेच दूं। नदी में अभी पानी काफी ऊपर होगा, मछलियां आसानी से जाल में फंस जाएंगी। अगर बिक गई तो ठीक, नहीं तो इन्हें ही पकाकर खा लेंगे। दिनेश बिना देखे अपनी पड़ोसन से जाल मांगता। फिर जैसे ही वो नदी में जाल डालता है, काफी मछलियां जाल में फंस जाती हैं और बिना देखे वो उन्हें बेचने के लिए चला जाता है। चलते हुए उसने देखा कि एक आदमी रो रहा था। दिनेश उसके पास जाता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम बाबा और रो क्यों रहे हो? मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। मेरी पत्नी घर में बीमार है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे ये मछलियां दे दो तो मैं अपनी बीवी को कुछ खिला पाऊंगा। हाँ, लेकिन बाबा मेरे घर में भी आपके घर जैसा ही हाल है। अगर आज घर में मैं खाना लेकर नहीं गया तो मेरी बीवी भूख से मर जाएगी। बाबा ये लो, ये मछलियां आप रख लो। इसके बाद घर लौटते वक्त दिनेश रास्ते से साग के पत्ते तोड़ लेता है। नीलम, मुझे आज कुछ नहीं मिला सिवाय इन साग के पत्तों के। अच्छा लाओ यही सही, कम से कम कुछ खाएंगे तो सही। लेकिन ये हम बनाए किसमें? अरे वो कुकर हमारे किस दिन काम आएगा। ऐसा करो, उसी कुकर में बना लो जल्दी से। नीलम कुकर को जल्दी से निकाल लेती है और उसमें साग को रख देती है। तभी दिनेश को श्वेता की बात याद आती है और वो कुकर के सामने बोलने लगता है, सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर चल, मेरे मन का खाना दे। आज मेरा शाही पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है। ये कहकर दिनेश बाहर चला जाता है। नीलम ने कुकर का ढक्कन खोला। शाही पनीर से भरी स्वादिष्ट सब्जी तैयार थी। जल्दी आओ, जल्दी देखो कितनी शानदार सब्जी बनके तैयार हुई है। दिनेश और उसकी बेटी रोशनी दौड़ कर आते हैं और वो खाना देखकर हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब ये सचमुच जादुई कुकर है। दिनेश और नीलम ने स्वादिष्ट खाना खाया। इसके बाद इनके अच्छे दिन आ गए। उनके घर से तरह तरह के खाने की खुशबू आने पर उसके पड़ोस में रहने वाला मोहन अपनी पत्नी नेहा से कहता है, ये दिनेश के घर से मजे मजे के खाने की खुशबू आती है। इनके पास पैसे कहाँ से आने लगे जो ये मजे मजे के पकवान खाने लगे। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। फिर वे चुपके से उनके घर पर नजर रखते हैं और उनको उस राज का पता चल जाता है। मोहन और नेहा उस कुकर को चुराने का विचार करते हैं और एक रोज जब वो सो रहे होते हैं तभी वो उनके घर से कुकर चुरा कर ले जाते हैं। जल्दी से जाकर नेहा उस कुकर को चूल्हे पर चढ़ा देती है और कहती है, मेरी कुकर तू सबसे ऊपर चल, मेरी पसंद का खाना दे। कुछ ही देर में वो कुकर काला हो जाता है और फिर फट जाता है, जिससे उन दोनों को चोट आ जाती है। आवाज सुनकर दिनेश और नीलम मोहन के घर आते हैं। वो अपने कुकर को देखकर सारा मामला समझ जाते हैं। वो अपने किए पर माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, हम तेरे घर से ये कुकर लालच की वजह से चोरी करके लाए थे और उसकी सजा हमें मिल गई। ये कुकर सिर्फ उसी के लिए जादुई है जो साफ मन से इसका इस्तेमाल करे। दिनेश और नीलम अपने कुकर को अपने साथ लिए घर वापस आ जाते हैं और फिर हर रोज उसमें तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। जो आपके पास है उसी पर